देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं मुगल साम्राज्य के विषय में या मुगल वंश के विषय में। इसको हम मुगल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग पूरा यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो में। क्या है मुगल साम्राज्य? मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उन्हें कहा जाता था बाबर, यानी इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद सॉरी, इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ये बाबर यहाँ का था नहीं। बाबर कहाँ से आया था? ये फरगाना से आया हुआ था। फरगाना यानी उज़्बेकिस्तान, एशिया के उज़्बेकिस्तान का फरगाना का यह रहने वाला, उसका शहर जो था इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन अपने भारत में इस बाबर को बुलाया गया था, जैसे न्योता देते हैं ना, इस तरीके से न्योता दिया गया था कि हमसे हमारा ही वंशज संभलने वाला नहीं है, हमसे एक वंशज तेज हो रहा है, आप आइए और हमें मारिए। मतलब हमें क्या, अब तो तुम्हें भी मारेगा। मान लीजिए कि अगर किसी को आप बुलाते हो, बाहरी विदेशी को बुलाते हो अपने किसी को मारने के लिए, तो उसको तो मारेगा लेकिन आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। तो ये कहानी थी बाबर की। बाबर को बुलाया गया था। बाबर यहाँ का नहीं था। बाबर लूटने के लिए नहीं आया था, जब लेकिन धन दौलत देखा भारत में तो वो बस गया, सोचा कि अब हम यहीं पे बस जाते हैं। इससे पहले बहुत सारे आए थे। मोहम्मद बिन कासिम भी आया था। मोहम्मद बिन जो कासिम आया था 712 में दाहिर को हराया, सिंध में जो युद्ध हुआ था वो चला गया लड़ोड़ के। इसके जो मुस्लिम आक्रमण 4 हुए थे। इसके बाद जो आया था महमूद गजनवी आया था, ये भी आया और 17 बार पूरे भारत पर आक्रमण किया और चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, ये गौरी भी चला जाता है। लेकिन गौरी के जाने के बाद मतलब गौरी गया, ठीक है, लेकिन बाद में वापस आता है क्योंकि उसकी बेटी आके दिल्ली में यहाँ पे राज कर ले, तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। इसी दिल्ली सल्तनत का ये एक राजा था दिल्ली सल्तनत का राजा। बाद में जब 5वें वंश में आप लोग को पढ़े थे, उसमें आपने लोदी वंश के विषय में देखा था। लोदी वंश के विषय में इसको मारने के लिए इस बाबर को बुलाया गया था, ना कि बाबर यहाँ पे आता नहीं। हाँ, वो तो ढूंढ रहा था, ठिकाना ढूंढता था कि मैं किस जगह और कहाँ जाऊँ। रहता था वैसे काबुल वबुल में, काबुल उसको पसंद था, काबुल में रहता था। लेकिन ये कहाँ का था? फरगाना का। अब इसे पूरे चीज़ ध्यान से समझिए, बाबर की पूरे डिटेल कहानी जैसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, बाबर कहाँ का था? उज़्बेकिस्तान के फरगाना का था। फरगाना जानते हैं, उज़्बेकिस्तान में ही एक साइड में फरगाना है। उस फरगाना का शहर का नाम उसके था अंदीजान, अंदीजान उसके शहर का नाम था। वहाँ पे वो पैदा हुआ था। वो पैदा कब हुआ था? उसका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 में हुआ था। 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और इसके पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा नाम था। ये उमर शेख मिर्जा जो थे ना, ये तैमूर लंद, ये जो बाबर था ये 5वें इसके वंशज था। तैमूर लंद का 5वें वंशज था। तैमूर लंग कहते हैं, लंद नहीं लंग कहते हैं, ध्यान में रहे, मेरे से भी थोड़ा सा हो जा रहा है ओ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तैमूर लंग। ये इसका ये 5वां वंशज बाबर था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा वहाँ पे राजा थे और ये राजा के पद पे मतलब रहे और धीरे धीरे कारोबार को संभालना स्टार्ट किया था, राजगद्दी को। लेकिन इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। इसके माता का नाम क्या था? कुतलू निगार खानम। लेकिन ये चंगेज खान के, जो चंगेज खान था ना, चंगेज खान को आप लोग जानते हो, मंगोल आक्रमण में राजा था चंगेज खान, उसी का सेनापति ये था तैमूर लंग। ये इसका सेनापति था, ध्यान में रहे आपको। ये तैमूर लंग आया था एक बार अपने, मतलब कि जब हमारा चल रहा था कब, खिलजी वंश, इसके तुगलक वंश, सैयद वंश के विषय में आया था। खिरज खान को बताया था कि भैया इसको क्या करना है, आपके नसरुद्दीन को मार के ख़त्म करके तू जा बैठ जा वहाँ पे शासक बन जा। उसने बन गया था। लेकिन इसके पिताजी इसके समय क्या, इसकी माता जी इसके समय नहीं होता है। जैसे होता नहीं कि एक वंशज राजा चला रहा है, उसके बाद इसका सेनापति आया, वो अपना वंशज चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो वंश अलग अलग थे, ठीक है। इसकी माता 14, ये मतलब कि अपने माता के हिसाब से 14वें वंश का शासक था। चंगेज खान के 14वें वंश का शासक था, ध्यान में रहे। इसके पिता की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, किसके?
किसके पिता की? बाबर के पिता की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो इसकी मतलब इसकी 11 साल में ही राजगद्दी पे बैठ जाता है। कहाँ पे? राजगद्दी पे संभालना स्टार्ट कर देता है। बाबर कहाँ का था? फरगाना का। बाबर कहाँ का था? फरगाना का था। उज़्बेकिस्तान के फरगाना का बाबर था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम था कुतुलुग निगार खान। क्या नाम था? कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान, ध्यान में रहे, माता का नाम कुतलुग निगार खान था। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये 11 साल का रहता है और 11 साल में इसको राजगद्दी दे दिया जाता है। इसको राजगद्दी दे दिया जाता है। अब इसके बाद जैसे ही बड़ा होता है, अब देखो कब जन्म हुआ था? 1483 में इसका जन्म हुआ था, ध्यान में रहे। और बाबर का जो पहला युद्ध हुआ था 1519 में इसका युद्ध हुआ था, जिसे हम बाजौर का युद्ध कहते हैं, जिसने एक किले में, मतलब मान लीजिए कि क्या कहते हैं, किला कहोगे, फेरे के किले में बहुत सारे गोली बारूद दुनियादारी ऐसे रखा था, इसे ही कहा जाता है इसको भैया, क्योंकि इसने इब्राहिम खान को उड़ाया था ना, तो बारूद से ही उड़ाया था। तो कौन था ये? इसके बारे में आप लोग को ध्यान में रहे। अब देखते हैं कि बाबर को भारत में एंट्री कौन करा दिया था। अब एक चीज़ और समझना, क्या बाबर अपने देश में रहने लायक नहीं था? रहने लायक था, लेकिन बाबर चाहता था कि हमारा तो जन्म फरगाना में हुआ है, तो हम फरगाना से क्यों ना हम दूसरे एक और राज्य को लेके और बड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे पिताश्री राजा थे, हम भी क्या है, राजा हैं, और हम क्या करें कि यहाँ से अपने साम्राज्य को और बड़ा करें। तो इसको काबुल भी अच्छा लगता था, गजनी भी अच्छा लगता था, समरकंद भी अच्छा लगता था। तो ये दौड़ के कभी यहाँ मार करने जाता समरकंद पे, और समरकंद से हटता तो कभी काबुल पे, कभी काबुल से गजनी पे। यानी इसके पास सेना थी, लेकिन उतने बहुत मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक जगह जाता तो एक जगह का राज्य उसका बिखर जाता, एक जगह जाता तो दूसरे जगह का राज्य बिखर जाता। यानी 5-5 पहले आक्रमण करके, युद्ध करके इसके पास बहुत सारे नॉलेज हो गए थे, युद्ध करके तब ये भारत में आया था। अब ये जैसे ही इसके हाथ से चारों जगह निकल गए थे, सोचा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब हमें जाने का कहीं जगह है नहीं है, अब हम जाएं कहाँ। इसने सोचा कि अब कहीं कहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। ये धीरे धीरे ठिकाना बना के अपना रहता था। इसी बीच भारत में दिल्ली सल्तनत में आपको लोदी वंश लास्ट में आया था। इसी लोदी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपने एरिया में वो राज करते थे। मान लीजिए कि अपने एरिया में राज करते थे, राजा थे, राज करते थे। इस बात के लिए राणा सांगा जो था उसको पसंद नहीं था, राणा सांगा को, कि देखो और भैया ये सारे धन दौलत का मालिक बन के बैठा है और हम इससे भी बलवान हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये जो राणा सांगा था ये राजस्थान का था। उसके बाद इधर साइड में आ जाता है एक आदमी, एक रहता है जिसका नाम दौलत खान रहता है और आदम खान रहता है। दौलत खान आदम खान को भी अच्छा नहीं लगता है कि सारे दौलत ये जो इब्राहिम लोदी है पूरे पे डंक मार के बैठा हुआ है, ये पूरे फुफकार मार रहा है कि हम धन दौलत पूरा लेके बैठेंगे। अरे भैया चल ठीक है, ये धन दौलत इब्राहिम लोदी लेके बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तुझे चाहिए तू इससे लड़ाई कर, इसे चाहिए ये लड़ाई करे, आपस में ही लड़ाई कर लेता, तो इस बाबर को बुलाने की ज़रूरत तो ना पड़ती। ये बाबर 1526 में आके इब्राहिम लोदी को तो न मारता, ये पानीपत का युद्ध तो नहीं करता। तो मतलब कि ये सब की चालबाजी सोच देखो कि अपने दिमाग से लगाए दौलत खान और आलम खान कि क्यों ना हम देखते हैं बाबर को बुलाते हैं, बाबर तो नज़दीकी आ गया है। अरे ये सब सारे भारत में युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत में पहले ये पाकिस्तान भी तो था, तो ये सब युद्ध हो रहा है और देख लिया कि चलो इसको बुला लेते हैं। बाबर को भाई खूब बढ़िया से न्योता भिजवाया, होता है ना शादी ब्याह का न्योता, उस तरीके से भिजवाया। कहा कि देखो हमारे दिल्ली सल्तनत में ये हमारा वंशज चलता है, जो हमारा ही भाई का बेटा, उसका एक चाचा था आदम, हमारे ही भाई का बेटा जिसका नाम है इब्राहिम लोदी,
आके यहाँ पे अपना वंश चला रहा है, उसी को मारने के लिए हम तुम्हें ले चलते हैं। बाबर से बोला आदम लोदी और दौलत खान। आदम खान और दौलत खान दोनों ने बोला, दोनों गए बोले। तो बाबर ने कहा अरे कोई बात नहीं, हमारे पास सेना है ना, हम किस दिन रात के लिए हैं, तुम लोग के सेवा में हाजिर हैं, चलो हम चलते हैं। ये बात इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था। लोदी वंश चल रहा था जिस समय दिल्ली सल्तनत में, ध्यान रहे कौन सा, गुलाम वंश, पढ़े हो ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लास्ट में आया था लोदी वंश। ये लोदी वंश का शासक था। ये सिकंदर, इसके पिता सिकंदर लोदी का ये बेटा था इब्राहिम लोदी, ध्यान में रहे। अब ये कहा कि चलो, बाबर चल दिया वहाँ से और अपने पूरे फौज को लेके चल दिया। और ये इसके पास माइंड ऐसा था कि जैसे ही कि उज़्बेकिस्तान में इसने देखा था कि किस तरीके से, कौन सी पद्धति से युद्ध किया जाता है, ये पद्धति इसने अपनाया था। कौन अपनाया था? बाबर ने। किसके लिए अपनाया था? इब्राहिम लोदी के लिए। लेकिन देखा कि चलो हम चलते हैं, ये धीरे धीरे आके आगे बढ़ा। और बुलाया कौन था? दौलत लोदी और आलम लोदी, आदम लोदी क्या, आलम लोदी यार, दौलत लोदी आलम लोदी दोनों बुलाए थे। इसका साथ कौन दे रहा था? राणा सांगा। ये नहीं कर पाते, इसका साथ देने के लिए था राणा सांगा। राणा सांगा ने कहा कि अरे ठीक है, आप लोग जाइए, बुला के लाइए और युद्ध करवाइए, इसको ख़त्म करवा दीजिए। किसको? इब्राहिम लोदी को ख़त्म करवा दीजिए। ये जीने लायक नहीं है, क्योंकि सारे पे सांप जैसे बैठा हुआ पूरे धन पे। भाई जो राजा रहता है उसके पास धन रहता है, आपके पास अगर ताकत है तो उस राजा को हरा के दिखाइए। यही तो मेन रणनीति होती है, राजनीति इसी को कहते हैं। अब राजनीति में फंसेगा तो सब, क्योंकि चोर को बुलाया गया है किसको मारने के लिए? चोर कहते हैं कि जो दही होता है ना, दही की रखवाली के लिए बिलार को बैठा देना। बिलार जानते हो ना, बिल्ली, दही के रखवाली के लिए बिल्ली को बैठा देना। तो ये बिल्ली को बैठा दिया गया था कि दही का रखवाली करने के लिए, दूध का रखवाली करने के लिए। कितना करेगी दूध का, दही का रखवाली? वो पूरा चट कर जाएगी अपने स्वयं। ये ध्यान में रहना चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति आए तो स्वयं डट के मुकाबला अपने, चाहे घर वाले से कर लीजिए, चाहे किसी से कर लीजिए। वैसे करने की ज़रूरत ही क्या है? ये स्थिति में तो आप लोग को पढ़ने लिखने की उम्र है। कुछ नहीं करो, आतंक न मचाओ। आतंक मचाना सही नहीं है एकदम। देखो, जितना शांति से रहोगे ना, काम उतना अच्छा से होगा। जितना मन में अशांति रहेगा उतना काम गड़बड़ होगा। इसलिए अशांति नहीं, शांति मन में रखो। हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये स्टडी करते करते कभी कभी माइंड में ये भी लाओ कि सच में जो इतिहास बनाया था लोग, पहले चल रहा था इतिहास, आज का इतिहास ऐसा नहीं है। आज का भी यही है, हर लोग कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, हर लोग मार कर रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर। क्या कहा जाता है? जो जीता वही सिकंदर। जो विजेता क्यों सिकंदर को कहा जाता है? क्योंकि पूरे विश्व को क्या जीत गया था। वो जिस एरिया में जाता उसे जीत जाता था। क्या भारत पे नहीं सिकंदर आया था? भारत पे भी आया था 326 ईसा पूर्व में, भारत में भी आक्रमण करने के लिए। लेकिन कहा गया था वो थक गया था। इतने वो युद्ध किया, 8 साल युद्ध लगातार करते आए तो थक गया था, इसलिए नहीं किया। अब देखो, यहाँ से वहाँ माइंड घूम जाता है। क्यों घूम जाता है? क्योंकि आप लोग के जो माइंड में चल रहा है ना, सिर्फ फोकस कहाँ रहे? इस पे फोकस आपका यही रहे कि हम सच में यहाँ से सीख के जाएं, और जैसे ही हमारा पेपर नज़दीक आए वैसे ही हम इसे सब कुछ लिख लें। माइंड वहाँ तक होना चाहिए सेट एकदम। राणा सांगा भी बुलाया, और कौन बोले? दौलत खान और आदम खान दोनों बुलाए। साथ कौन दिया? राणा सांगा ने कहा चलो ठीक है, बुला के लाओ। ये लोदी वंश का कौन था? सॉरी, इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। और बाबर का और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ। बाद में पता चलता है, जब पूरे जगह से अपने सैनिक को एकदम
बिछा देता है, जैसे नाव बिछा दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, खूब इस आकार का खड़ा कर दिया इधर साइड से ऐसे, यहाँ रख दिया था अपना गोली बारूद, मानो इस तरीके से बारूद वरूद रख दिया था। सोचा कि अब भाई कोई आएगा एंट्री करेगा इधर से, कोई एंट्री करेगा इधर से, जैसे ही एंट्री करेगा इसमें आएगा वैसे ही उसे इस सैनिक को हटाया जाएगा, थोड़ा सा गैफ किया जाएगा, इस सैनिक को थोड़ा सा गैफ करके इसको डायरेक्टली उड़ा दिया जाएगा। जो आएगा इसमें उसको डायरेक्ट उड़ा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस सेना को ईरान के लोगों को, जो ईरान के लोग थे वहां पे, इसे क्या कहा जाता था? उज्बेक। तो उज्बेक पद्धति एक था जिसे तुगलमा पद्धति कहते हैं। उज्बेक आकार मतलब वहाँ उज्बेकिस्तान का था ना, तो इसे वहाँ के बारे में कहा जाता है ये तुगलमा का पद्धति, यानी कि चंद्रमा आकार का है, देखो चांद के टाइप है। यह इस तरीके से अपने सेना को बिछा दिया था, ध्यान में रहे, इस सेना को ऐसे बिछा दिया, कहा कि देख भैया सबके सब यहाँ खड़े हो जा, मार गोली बारूद लेके खड़े हो जा, आज जिसको देख उसको भून डाल, जिसको देख। अब यहाँ से कोई आएगा सीधे और यहीं खड़ा होगा, इसको मार देना। ऐसे नहीं मरेगा ना, तो तू सब हट जाना, थोड़ा थोड़ा हट जाना, और थोड़ा थोड़ा हटने के बाद इसे रूमी पद्धति से यानी उड़ा देंगे, धई के बारूद वरूद लगा के उड़ा देंगे इसको। अब जैसे ही इब्राहिम लोदी को पता चला अरे ये पंजाब तक आ गया है, अब ये इब्राहिम लोदी गया, तो वहीं पे पानीपत का युद्ध में 1526 में, कब? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की जम के मार हुई और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार के प्लाट दिया, यानी खत्म कर दिया। तो यहां से इसको खत्म कर दिया गया। अब देखो चालाकी यहीं पे, अब ये सब क्या कहते हैं, कौन? राणा सांगा कहता है कि देख भैया अब आया, अब तू क्या करेगा, अब तू जा। ते कहा कहाँ जाऊं? न्योता भेजे हो, मैं आया हूं और मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। वैसे आदमी को तुमने बुला लिया कि जिसके पास कोई ठिकाना ही ना हो। मेरे पास कहाँ ठिकाना है, सब तो सब अपना अपना राज कर रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना है कि मैं कहीं जाऊं? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। अरे यहाँ का राजगद्दी बड़ा मस्त है, दिल्ली वाला, यही हम रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? राणा सांगा मार कोर्धा गए कि कहें ऐसे, भाई क्यों करोगे ना। अब एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे बहुत धन दौलत है, रहने का जगह होगा है, अब हम यहीं पे रह जाते हैं। राणा सांगा कहे ना, तेरे से हम भी युद्ध करेंगे, अब हमसे तू जीत पाएगा। बोले कि अरे चलो कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ। राणा सांगा ने अपने साथ साथ अपने मजबूती के लिए बहुत लोगों को बुलाए, जिनमें से इन्होंने बुलाया था किसको? राणा सांगा ने किसको बुलाया था? महमूद लोदी को और आलम खान को, और इनका नाम था मेदनी राय को बुलाया था। कहा कि चलो सभी लोग चलते हैं, किसको हराने के लिए? बाबर को। अब ये खानवा का युद्ध हुआ। कब मरे थे भैया इब्राहिम लोदी? 26 में मरे। खानवा का युद्ध इसने करवा दिया और उसमें 1527 में राणा सांगा को उड़ा दिया। तुम्हें अब नहीं जरूरत है। राणा सांगा अपने जगह से खत्म हो गए। राणा सांगा ना बचे, युद्ध में हार गए राणा सांगा। पहले एक बात देखो, राणा सांगा जीत रहा था, राणा सांगा लग रहा था कि जीत जाएगा, इसका पोजीशन ऐसा हो रहा था, लेकिन सब कुछ इसके गोली बारूद जो इसके पास था ना, ये बड़ा खतरनाक था। इसलिए क्योंकि इसका कहना था, देखो अपने सैनिकों से भी कहना था कि मारो या मर जाओ, मार दो या मर जाओ, अब जीने का कोई वो नहीं है, नहीं तो हम जाएंगे कहाँ, जिएंगे कहाँ? तुम्हें तो पता है कि मैं तुम लोग को लेके कहाँ जाऊँगा, अपने अपने घर जाओगे ना। अब हम बना लिए हैं तो बना लिए हैं। अब देखा कौन? बाबर ने देखा कि अरे इसमें कौन कौन आया था, सबका नाम याद रखो। कौन कौन आया था, सबका नाम याद रखो। महमूद लोदी आया था, इसको नाम याद रखो। आलम खान आया था, इसका भी नाम याद रखो। इन दोनों सबका नाम ध्यान में रखा और कहा रुक जा, ध्यान में रहे। तो मध्य प्रदेश से जो आया था इसका नाम था मेदनी राय। कौन आया था? मेदनी राय। राणा सांगा और बाबर के जब युद्ध हो रहा था
उसमें अपने सैनिकों को भेजा था, जिस मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से जिसको भेजा था ये मेदिनी राय है। मेदिनी राय ने भेजा था। तो बाबर कहा रुक जा, हम युद्ध करेंगे तुमसे भी, क्योंकि तुम क्यों आए थे? राणा सांगा का हमारा जब युद्ध चल रहा था तुम्हें आने की ज़रूरत क्या थी? देखा कि अरे क्या करें, राणा सांगा का जितने था, इब्राहिम लोदी का सैनिक और उसके पास सैनिक बाबर के पास था ही, सबको ले लिया। और इनको भी क्या किया कि चंदेरी का युद्ध हुआ 1527 में, इनको ख़त्म कर दिया, कहा तू भी, ये भी हार गए। एक और राजा बचा था जिसका नाम था महमूद लोदी। देखा बाबर कि अरे ये भी अभी बचा हुआ है, क्योंकि इसने भी राणा सांगा के युद्ध में ये भी आया था। तू भी बचा है, ठीक है, राणा सांगा के युद्ध में अगर तू भी आया था तो चल तेरे साथ भी युद्ध होगा। इसने घाघरा युद्ध किया और 1539 में इसने युद्ध कर दिया। ये देखो वहाँ कौन कौन सैनिक इसके युद्ध में आया था, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, बिहार का, ये गोरखपुर के घाघरा नदी के पास में दोनों का युद्ध हुआ। और कौन हार गया? महमूद लोदी, ये हार गया और बाबर जीत गया। यहाँ भी बाबर जीत जाता है और बाबर का लास्ट में मृत्यु हो जाता है 14 दिसंबर, नहीं यहाँ पे 26 दिसंबर, 14 दिसंबर नहीं, 14 फरवरी में तो उसका जन्म हुआ था। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की क्या होती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ख़त्म हो गया। 29 में लड़ाई किया, 27 में लड़ाई किया, 26 में लड़ाई किया और आके 30 में बाद में ख़त्म हो जाता है। और इसका बेटा जो आता है जिसका नाम रहता है हुमायूं। कहा जाता है कि बाबर की लगभग 11 रानियाँ थीं। कितनी रानियाँ थीं? 11 रानियाँ। अब बेटा कितने थे? 21, टोटल 21 बेटे थे। 11 रानियाँ 21 बेटा कहा जाता है। लेकिन उनमें से हम लोग हुमायूं के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है, हुमायूं के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। ये था पूरा बाबर की कहानी। जो बाबर आया था भारत में, और भारत में बाबर को बुलाया गया था। बाबर ऐसे नहीं आया था, मुगल साम्राज्य का इसने स्थापना किया था। इसमें वंशज चले थे। अब ये 1526 से लेके, देखो अब ये मुगल साम्राज्य कब तक चलेगा? 1526 से लेके, 26 में युद्ध किया पानीपत का, युद्ध से लेके ये 1857 तक ये चलेगा। ये पूरे के पूरे हम लोग इतने तक पढ़ने वाले हैं, इतने तक हम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझना, प्राचीन जो इतिहास है ना, इससे आपका क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आएगा। कितना आएगा? 2-3 आ सकता है, मध्यकालीन से भी 2-4 आ सकता है। आधुनिक वाला ज़्यादातर पढ़ना होगा। अब आपको ये बाबर वाले में ज़्यादा पढ़ना होगा, बाबर वाले में समझना होगा। इससे पहले आपने मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मुस्लिम वाला में कुछ छांट के पढ़ लेना, कुछ वैदिक काल से पढ़ लेना, कुछ आपको किससे मगध के बारे में पढ़ लेना। 16 महाजनपद, जो महाजनपद है ना, महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद 16 महाजनपद हैं, अरे सॉरी, जिसमें से सबसे मगध महाजनपद सबसे बड़ा है, उसके बारे में आप पढ़ लेना। एक बात ध्यान देना, 16 में से 16 के बारे में आपको पूरी राजधानी की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ एक आप ध्यान देना, चाहे अवंती हो या फिर आपका कंधार हो, इन सबों के बारे में ध्यान में रखना। और आपको सबसे ज़्यादा किसके? मगध वाले में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मगध की जो राजधानी राजगृह थी वो मगध के बारे में। तो बिहार का अगर बीपीएससी आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पहले मगध वाला पढ़ना, सबसे ज़्यादा मगध वाला। जितना भी मगध का इतिहास होगा ना, बिहार के बारे में पूरा पढ़ लेना, क्योंकि बिहार वाले में ना ज़्यादातर फंसता है। क्योंकि बिहार का ही तो बनने जाते हो, एसडीएम कुछ भी बनने जाओगे तो आपको वहाँ के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ वाला ज़्यादातर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद इतिहास में जो भी आप जान सको उतना जान लो। बाबर के बारे में आप समझ लो, हुमायूं के बारे में समझ लो। इसके आगे जितने भी आए थे, महमूद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कितने बार आक्रमण किया, सबसे बड़ा आक्रमण महमूद गजनवी का तो आप लोग जो 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ में 1025 में, इसके बारे में ज़रूर समझ लेना, क्योंकि वहाँ से टॉपिक वहाँ से फंस सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा।
इसलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टॉपिक बताती जा रही हूँ आप लोगों को, जिसमें आप लोग कभी भी फंसो नहीं, तुरंत निकल जाओ, देखते हुए निकल जाओ। इसको लिख लिख के रखना। उसके माँ बाप से उतना कौन जरूरी है, लेकिन फिर भी समझ लेना माँ बाप के विषय में। इसका जन्म जरूर समझ लेना, इसकी मृत्यु समझ लेना। पहला जो इसने युद्ध किया था इसके बारे में आप जरूर से जरूर समझ लेना, किसने ये कौन सा पद्धति अपनाता था, सेना के लिए कौन सा पद्धति अपना था, इसके बारे में तुगलमा पद्धति अपनाता था सेना में, कि तुगलमा पद्धति से उसे बिछा दो भैया, उसे किस तरीके से खड़ा कर दो, जो युद्ध करे। और तोप के लिए कौन सा, ये रूमी पद्धति अपनाता था। ये कहता था कि तोप के लिए इसको साइड से रखो, क्योंकि जो इस तरीके से सेना है उसके पीछे ले जाकर रख दीजिए, रूमी पद्धति अपना के इसको मारिए। तो इस तरीके से ये करता था। अरे क्या है इतिहास, देखिए इतिहास में अगर शुरू से आप पढ़े होंगे कहीं नहीं भूलेंगे, पक्का है, पक्का बता रही हूँ। शुरू से पढ़े होंगे तो कहीं भी देखेंगे कुछ भी याद हो जाएगा। भूल भी जाएंगे एक महीने बाद ना, उसको फिर बाद में दोबारा देखेंगे तो कहेंगे अरे ये मगध है। मगध के बारे में तो मगध में सबसे बड़ा हर्यंक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कण्व, सातवाहन वंश, ये किसका पूछोगे। चाहे आप मगध में किसी के बारे में पूछो, गुप्त काल, चाहे आप पूछो वर्धन, सबके बारे में, गुप्त वंश, वर्धन वंश, सबके विषय में पढ़ सकते हो। बड़ा इजली है अगर पढ़ोगे तब, और नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं आएगा। तब तक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में इसके हुमायूं बेटे के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।